हेलो गाइस। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स क्लास जो है डेली होनी है, क्योंकि पीछे से एग्ज़ाम जो है वो लगभग चल ही रहे हैं भरने हुए, और भरने के बाद इसके एग्ज़ाम भी होने हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लेडी हमारे सामने दिख रही हुई हैं। तो ये कौन, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो हैं भारतीय मूल की हैं, इसलिए चर्चा में है। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका इनका नाम है। मोनिका सिंह अमेरिका में पहली अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी हैं। ठीक है। हमने बताया था आपको कि जहाँ कहीं भी देश विदेश में भारतीय मूल के लोग कुछ बड़ा करते हैं, और अगर विशेषकर वो महिला हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, मनप्रीत मोनिका नाम है इनका। तो भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जो अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गए हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मनप्रीत मोनिका सिंह नाम याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ठीक। ये जन्म से भारतीय नहीं है। मनप्रीत मोनिका सिंह का जन्म और पालन पोषण ह्यूस्टन में हुआ। ये अमेरिका का सिटी है। और अब वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ बेले में रहती है। यानी ये जन्म से भारतीय नहीं है, लेकिन हैं भारतीय मूल की ही हैं। ठीक है। आगे आगे आपको एक ट्रेन दिखाई दे रही होगी, कुछ सांप जैसी ट्रेन दिखाई दे रही होगी, है ना। और ये कुछ बहुत स्टाइलिश है। और ये एक हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन है। क्या है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला चीन एशिया का पहला देश है। और सबसे पहले किसने लॉन्च की थी? सबसे पहले अगर हम बात करें तो जर्मनी ने। सबसे पहले जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया था। आगे देखते हैं, सबके जानते हैं। और यहाँ पर हमारे पास टॉपिक निकल के आएंगे। हाइड्रोजन है और चीन, ये निकल के आते हैं टॉपिक अभी। तो कहता है चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। दुनिया का दूसरा देश। हाँ, एशिया का पहला देश है और दुनिया का दूसरा देश। तो दुनिया का पहला देश कौन सा है? जर्मनी, अभी बताया आपको। ठीक है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेनिंग की शुरुआत करने वाला जर्मनी पहला देश था। 2022 में जर्मनी ने शुरुआत की थी। अब जर्मनी कहाँ पड़ता है? ये देखेंगे, विश्व का नक्शा है। विश्व के नक्शे में यूरोप में पड़ता है जर्मनी। अपने पास एटलस हमेशा रखें जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर आपको देखना पड़ता है, और देखते हुए जरूर रहें। अजूम करते हैं इसमें, तो जर्मनी कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जर्मनी सिटी बना हुआ है। ठीक है। यूरोप में है जर्मनी। और मैप में जरूर ये बनाते रहें कि जर्मनी का मैप कैसा है, कहाँ पर पड़ता है, किस किस देश से सीमा टच होती है। इसकी सीमा पोलैंड से, चेक गणराज्य से, ऑस्ट्रिया से, स्विट्जरलैंड से, लग्जमबर्ग से, है ना, बेलारूस से, सॉरी ब्रुसेल से, और नीदरलैंड से। यानी इन देशों से इसकी सीमा टच होती है। ठीक है। और ऊपर साइड डेनमार्क से। इन देशों से सीमा टच होती है। इनकी राजधानी याद रखें। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है। क्या है राजधानी? बर्लिन। आगे, चीनी कंपनी CRRC कोऑपरेशन लिमिटेड ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकती है। ठीक है। यानी खास बात है इसमें। अब देखिए, हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन की खास बात क्या होती है। इस ट्रेन में फ्यूल सेल लगाए गए हैं जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं, और बदले में सिर्फ पानी और भाप का उत्सर्जन भी करते हैं। ये इको फ्रेंडली ट्रेन एक बार में करीब 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसकी गति अधिकतम कितनी? 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिससे अधिकतम ऊर्जा मिलती है। आपने देखा होगा कि जो सूर्य है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के जब अणु मिल के हीलियम का निर्माण करते हैं तो अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। इसलिए हाइड्रोजन के फ्यूल बनाए गए हैं, यानी छोटे छोटे सेल बनाए गए हैं। उनसे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का जो कैलोरी मान होता है ये उच्च होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस की, जो हम जिसमें हम रोटियां पकाते हैं, तो उसका जो कैलोरी मान होता है वो निम्न होता है। इसलिए हम सिलेंडरों में हाइड्रोजन गैस नहीं भरते हैं। अगर हम भरेंगे तो रोटी रोटी जो है सेकने से पहले ही जल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो कैलोरी मान होता है वो उच्च होता है। इसलिए हम हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग कहाँ करते हैं? इंजन में, गाड़ियों को चलाने में यहाँ पर यूज़ करते हैं, रॉकेट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे देख पा रहे होंगे, ये कुछ व्यक्ति टाइप के बने हुए हैं, है ना। और देखते हैं इन्होंने क्या काम किया है। तो इन्होंने इनका नाम है लुइस इनासियो लूला। ठीक है। शायद इससे आपको याद रहे, लूला से लंगड़ा लूला।
डा सिल्वा, ये पूरा नाम है इनका, लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राज़ील के 39वें 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, ठीक है? अब देखिए ब्राज़ील जो देश मिला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, कौन-कौन से उठते हैं वो सब अभी देखेंगे हम आगे। तो इन्होंने इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो हमें सिर्फ़ इनका नाम याद रखना है और नाम में अगर आप ये बार याद रखेंगे तो शायद आपका क्वेश्चन फँस जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति की, बाकी इससे और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ़ सिर्फ़ हमारे लिए ब्राज़ील इम्पोर्टेंट है और राष्ट्रपति का नाम इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम देखते हैं कहाँ पड़ेगा ब्राज़ील। ये विश्व का नक्शा दिखाई दे रहा होगा आपको, विश्व के नक्शे में साउथ अमेरिका में पड़ता है आपका ब्राज़ील। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और ब्राज़ील यहाँ का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री जो है अधिकतर देशों से मिलती है, ठीक है? और किस-किस से नहीं मिलती है? इक्वेडोर से नहीं मिलती है और चिली से नहीं मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राज़ील की सीमा जो है किस-किस देश से नहीं मिलती है? तो इक्वेडोर और चिली को छोड़कर बाकी पूरे महाद्वीप में जितने देश हैं, सबसे सीमा ब्राज़ील की टच होती है। अब बढ़ा करके देखते हैं ब्राज़ील में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्राज़ील जो देश बना हुआ है, ठीक है? ब्राज़ील जो है ये अमेरिका के बाद सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा जो देश है रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील का नाम आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका भारत का नाम आता है, ठीक है? ब्राज़ील की जो सीमा टच होती हैं, वो फ्रेंच गुयाना से, सूरीनाम से, गुयाना से और वेनेज़ुएला से, कोलंबिया से, पेरू से, बोलिविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से और उरुग्वे से, यानी सभी देशों से उसकी सीमा टच होती है और इक्वाडोर और चिली को छोड़कर सभी देशों से उसकी सीमा टच होती है। ब्राज़ील जो है अपने कॉफ़ी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राज़ील में कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है अधिक मात्रा में होता है और यहाँ का एक बंदरगाह है सैंटोस, ये बंदरगाह है यहाँ पर सैंटोस। सैंटोस जो है यहाँ से कॉफ़ी का निर्यात होता है, अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए इसे हम कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। ब्राज़ील में ही सबसे विश्व की सबसे चौड़ी नदी यानी लंबी नदी भी है यहाँ की सबसे लंबी नदी भी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जो है कि जिसका क्या नाम है अमेज़न। अमेज़न नदी यहाँ पर बहती है जो कि एंडीज़ पर्वत श्रृंखला यहाँ पर बनी हुई है, एंडीज़ पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना डेल्टा बनाती है। ब्राज़ील में ही आपके कुछ मैदान और घास मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं देखिए, सेल्वा जो है वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि भूमध्य रेखीय वन है, सेल्वा मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है? और वेनेज़ुएला साइड मिलते हैं आपको लानोस, ठीक है? लानोस हैं, सेल्वा हैं, यहाँ पर मिलते हैं भूमध्य रेखीय रीजन में। भूमध्य रेखा यहाँ से गुज़रती है, ठीक है? भूमध्य रेखा ब्राज़ील से भी गुज़रती है और यहाँ पर मिलते हैं कैंपोज़ वन, ठीक है? तो ब्राज़ील में इतने वन आपको देखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिका में वन मिलते हैं पम्पास, पम्पास जो हैं वो अर्जेंटीना में मिलते हैं, वो ब्राज़ील में नहीं मिलते हैं, वो पम्पास मिलते हैं आपको अर्जेंटीना क्षेत्र में मिलते हैं। तो ब्राज़ील का इतना क्षेत्र इम्पोर्टेंट था और जो यहाँ के जो सेल्वा वृक्ष पाए जाते हैं, सेल्वा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? और ब्राज़ील में अधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं इसलिए इसे हम व ल लंग्स ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं यानी विश्व का फेफड़ा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सेल्वा वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में है। भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है इसलिए यहाँ पर वृक्ष जो हैं बहुत अधिक मात्रा में हैं, ठीक है? तो इतना ब्राज़ील का इम्पोर्टेंट है और ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है, ये आपको पता होना चाहिए। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील ही है, ठीक है? और भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, जितने याद आ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे-जैसे याद आते जाएँगे तो आपको बताते जाएँगे, कहीं-कहीं तो बताते ही जाएँगे। तो इतना आप ब्राज़ील के बारे में कम से कम याद रखिए। आगे आते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो कि आरबीआई संबंधित है ना? आरबीआई संबंधित कुछ क्वेश्चन है। आरबीआई का सिंबल भी आप देख लीजिए, कभी-कभी पूछ लेता है कि आरबीआई के सिंबल में कौन बना हुआ है? शेर, चीता बना हुआ और पीछे क्या है? एक खजूर का वृक्ष भी बना हुआ है, ठीक है? आगे आते हैं। कहता है आरबीआई ने 2023 से 25 की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। तो ये पूछता है उत्कर्ष 2.0 का संबंध किस क्षेत्र से है ना? अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन क्या-क्या देगा? खेल से, है ना? शिक्षा से, आरबीआई से या फिर किसी से नहीं, है ना? तो उत्कर्ष आपको लगेगा शिक्षा से संबंधित है क्योंकि वो ऑप्शन ऐसे रखते ही हैं वो। बहुत अजीब लोग होते हैं, ऐसे ऑप्शन रखते ही हैं। तो उत्कर्ष 2.0 संबंध किससे है? आरबीआई से संबंधित यानी इकोनॉमी से संबंधित है।
कहता है 2023-25 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की माध्यम अवधि की रणनीतिक रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा शुरू की गई है। आरबीआई गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास हैं, है ना? तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद उत्कर्ष 2.0 में उत्कर्ष 2022 के मूल उद्देश्यों, मूल्य एवं मिशन सहित 6 विजन हैं। तो ये पूछ लेता है, कथन प्रणाम दे देता है कि उत्कर्ष में कुल कितने विजन हैं। तो उत्कर्ष में कुल कितने 6 विजन रखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं और कथन कारण में ही अधिकतर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हो कुछ आपको बड़ा, बहुत बड़ा किला टाइप का दिखाई दे रहा होगा। तो इस किले में खुदाई होने के लिए फिर से अनुमान लगाया गया है। तो बात करते हैं क्या क्या है इसके बारे में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक बार फिर से पुराना किला खोदने के तैयार है। देख क्या है कि यहाँ पर देख क्या था कि हमारे इतिहास में, हाँ, तो ये किला इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बात करते हैं हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। तो इसका जो मुख्यालय है आपका देहरादून में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर? देहरादून में है। अब बात करते हैं हम पुराना किला की बात बारे में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक बार फिर दिल्ली के पुराना किला में खुदाई शुरू करने के लिए तैयार है। यानी ये जो पुराना किला है ये कहाँ पर? दिल्ली में मौजूद है। खुदाई का जो नेतृत्व है वो श्री बसंत स्वर्णकार करेंगे। और अंतिम समय में जब यहाँ पर खुदाई चल रही थी, तो अंतिम समय में जब उत्खनन बंद किया गया था, तो यहाँ पर मौर्य काल के पहले की परतों के साक्ष्य मिले थे। यानी मौर्य काल के पहले के भी साक्ष्य यहाँ पर मिल चुके हैं। यानी कि बहुत सारा इतिहास यहाँ पर दबा हुआ है। इस समय की खुदाई स्तरित शैल विज्ञान या स्ट्रेटिग्राफिकल संदर्भ में पेटेंट ग्रे वेयर के निशान खोजने पर केंद्रित है। यानी ये सब आपसे नहीं पूछेगा। आपको ये पूछ सकता है कि यहाँ पर कब से पहले तक के उत्खनन प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, 16वीं शताब्दी का पुराना किला, ये 16वीं शताब्दी का बना हुआ है। यानी शेर शाह सूरी के समय के आसपास का बना हुआ है। 16वीं शताब्दी का पुराना किला शेर शाह सूरी और दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं ने बनवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाया था पुराना किला? उन्होंने बनवाया था। किला हजारों वर्षों के इतिहास को समेटे हुए एक स्थान पर खड़ा हुआ है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पुराना किला कहाँ पर, किसने बनवाया? अब यहाँ पर आपसे ये उठता है कि शेर शाह सूरी के बारे में आप पढ़ लें, है ना, और हुमायूं के बारे में पढ़ लें तो बेहतर होगा। ये होमवर्क है, आप लिख लीजिएगा, कर सकते हो तो ज़रूर करिए। होमवर्क जितना आप कर सकेंगे उतना ही आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ये फ़ोटो देखकर आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये फ़ोटो क्यों लगाई गई है। तो इसका जो ये फ़िल्म है आपकी RRR, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं RR की जो फ़िल्म है, इसमें एक गाना था नाडू नाटू, है ना? वो गाना इतना फ़ेमस है कि उसे वर्तमान में ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है ना? तो ये ऑस्कर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और भी इसकी बहुत सारी ख़ास बातें हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन तो रखा हुआ है, समझ लीजिए। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक ये वर्तमान में हो गया है। आरआर की आरआर ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फ़िल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत जीता है। एस राजमौली की फ़िल्म थी ये RRR। ठीक है, 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फ़िल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है। इस गाने को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। RR का फुल फॉर्म देखिए, पूछ सकता है आपसे कि राइज, रोर और रिवोल्ट, इस RRR का फुल फॉर्म था। इसने नाटू नाटू गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है इसको। ठीक है, और वर्तमान में आपको पता है ही कि वर्तमान में इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए आपको। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ चीता टाइप का बना हुआ है। तो ये चीते क्या हैं? ये आपने देखा होगा कि एक बार नामीबिया से 8 चीते लगभग लाए गए थे, है ना? तो फिर से गवर्नमेंट का टूल बन रहा है, प्लान कि फिर से चीते लाने हैं शायद। तो देखते हैं क्या जानकारी है। दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीते को फिर से लाने के लिए अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि जो 8 चीते लाए गए थे वो ट्रायल के लिए लाए गए थे कि अ, वहाँ पर चीते रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, तो उनके लिए ये था। तो चीतों ने अपना स्थायित्व बना लिया है, वो अनुकूल प्रकार से रह रहे हैं। इसलिए और भी चीते लाने का प्रावधान ये बनाया गया है। तो आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य और भारत गणराज्य ने एशियाई देश में चीते के पुनः परिचय
में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाना है। दक्षिण अफ्रीका से बात कर रहे हैं। ये चीते 2022 के दौरान नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों में शामिल हो जाएंगे। यानी नामीबिया से देखिए 8 चीते लाए गए थे, अब 12 प्लस और लाने हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये लोग अनुकूल प्रकार से रह रहे हैं, कोई दिक्कत इनको अब नहीं है। फरवरी में 12 चीतों के आयात के बाद 8 से 10 वर्षों के सालाना 12 चीतों का स्थानांतरित करने की योजना, यानी 8-10 वर्षों में लगभग 12-12 चीते लाए जाएंगे। चीतों की आबादी को बढ़ाना भारत की प्राथमिकता है और इसके संरक्षण के महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम भी शामिल होंगे। बहुत सारे होते हैं, पर्यावरण अनुकूल होता है, जीवों की संख्या सीमित होती है, जंगलों में स्थायित्व बना रहता है, लोग पेड़ नहीं काटते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है। इसलिए प्रकृति ने हर चीज़ अपने स्थायी ढंग से बनाई है, लेकिन जो मानव है वो उसे बिगाड़ता जा रहा है। यहाँ पर चित्र देख पा रहे होंगे कि आप नीला-नीला कुछ पौधे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो नीले-नीले पौधे दिखाई दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा वाले पौधे हैं ये। इनका नाम होता है नीलकुरंजी। कहता है पर्यावरण मंत्रालय ने नीलकुरंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है ये कि किस पौधे को शामिल किया है, तो ऐसे दे सकता है। क्योंकि जो बहुत सारे इस समय क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो आपके पर्यावरण को लेकर अत्यधिक चिंता है और उनसे क्वेश्चन उठते हैं, जिन्हें हम ज्योग्राफी में शामिल कर सकते हैं। कहता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन संरक्षण अधिनियम 1972। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब आया था, 1972 में आया था। कभी कभी अधिनियम मैच कराने को भी दे देता है, तो याद रखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था और इसमें 3 अनुसूचियां हैं। तो अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में नीलकुरंजी, यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, स्ट्रो स्ट्रोबिलेंथिस कुथियाना नाम है इसका, को सूचीबद्ध किया है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 86 में, 1986 में। ठीक है, याद रखिए ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार पौधे को उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 25,000 का जुर्माना और 3 साल की कैद होगी। इस पौधे की खेती और कब्जे की अनुमति नहीं है। ठीक है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पौधा है ये। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या है ये। नील कुरंजी के बारे में देखते हैं। नील कुरंजी एक उष्णकटिबंधीय पौधे की प्रजाति है और पश्चिमी घाट के 16 जंगलों में पाती है। समझिए ये क्वेश्चन पीछे में आ चुका है कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में 16 वन पाए जाते हैं और 16 वन में ही नील कुरंजी प्रजाति भी मिलती है। समझ लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ये पूर्वी घाट में सेवराय सेवराय पहाड़ियाँ पड़ती हैं आपकी आंध्र प्रदेश के आसपास। सेवराय पहाड़ियों, केरल में अन्नामलाई पहाड़ी, कर्नाटक में सैंडुरी पहाड़ी में पाया था। अब देखिए यहाँ से आपको ये चीज़ आ सकती है कि जो नीलकुरंजी प्रजाति पाई जाती है वो कैसा पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, सीधी सी बात है। पश्चिमी घाट में मिलता है, पश्चिमी घाट में 16 वन जंगलों में मिलता है, ये भी ठीक बात है। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये मिलाने को आ सकता है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा, आंध्र प्रदेश के आसपास मिल जाएंगे आपको सेवराय पहाड़ियाँ। मैप में देखिए, एटलस में जरूर, एटलस अपने पास तुरंत रखिए, है ना। सेवराय पहाड़ियाँ, केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, कर्नाटक में सैडुरी पहाड़ियाँ हैं। आपने अन्नामलाई सेवराय पहाड़ियाँ नाम सुना होगा, लेकिन सैडुरी पहाड़ी नहीं सुना होगा। तो सैडुरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, ये आपको एटलस में ही मिलेंगी। यह जो पेड़ होता है ये 1300 से 24 मीटर ऊंचाई पर मिलता है और 30 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहाड़ी ढलानों पर यह उगता है। ठीक है, नीलकुरंजी के फूल बैंगनी नीले रंग के होते हैं और 12 साल में एक बार खिलते हैं। समझ ली कितना महत्वपूर्ण पौधा है, 12 साल में एक बार ये खिलता है। फूल में कोई गंध या कोई औषधि महत्व नहीं है, मतलब ये कोई इसे इसका कोई महत्व नहीं है, औषधि महत्व, या फिर होगा या साइंटिस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं अभी। 12 साल में अगर एक बार खिलता है तो उसका कुछ ना कुछ महत्व जरूर होगा, भले वो कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं। बस ये है कि इनमें कोई गंध नहीं होती है। ये अपने नीले रंग के कारण इस क्षेत्र के पहाड़ों को नीलगिरी नाम दिया गया है। या आप समझिए, जो नीलगिरी पौधे हैं यहाँ पर नीलकुरंजी पाया जाता है। ये जब पौधे खिलते हैं तो पूरा पहाड़ का पहाड़ नीला हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, नीलगिरी पर्वत नाम दिया गया है। यहाँ से आपको नई जानकारी मिलती है। खिलने का चक्र आखिरी बार 2018 में मुन्नार के कोविलूर कदावरी राजमाला और एरवाकुलम राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था।
इसे अगली बार 2023 में देखा जाएगा। समझ लीजिए कितना मतलब महत्वपूर्ण है, ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, जाना चाहिए। कभी भी जीवन में अगर लाइफ में मौका मिले तो ऐसी जगह ज़रूर जाइए, ठीक है? ये दुर्लभ पौधे की प्रजातियों में से एक है जो पश्चिमी घाट में उगता है और दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं उगता है। समझ लीजिए दुनिया में कहीं नहीं होता है। समझ लीजिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग आने के चांसेस हैं आपके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर नहीं भी आता तब भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो कहीं चीज़ उगती ही नहीं है वो यूनिक है। ठीक है, आगे कहता है, आगे देख पा रहे होंगे, यूएई टू होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट COP 28। कोप जो मीटिंग होती हैं ये पर्यावरण संबंधित होती हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो COP 28 कहाँ पर हुई है? यूएई, यूनाइटेड अमीर यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूएई इंपॉर्टेंट है, यूएई देश को भी देखेंगे कहाँ पर है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमीरात, जो अमीरात होता है, अमीरात इसे हम बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। क्या है कि ये लगभग आपका 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है। अमीरात मतलब बोल सकते हैं स्टेट, बोल सकते हैं अमीरात को स्टेट बोलते हैं। तो बहुत 7 अमीरात से मिलकर बना हुआ, इसे इसलिए इसे बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। के मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जावेर को COP 28 का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर को COP 28 का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। COP UNFCCC में पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र 23 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इसको देख लेते हैं पहले। अरब अमीरात जो है कहाँ पड़ेगा? ये आपका पश्चिमी एशिया में पड़ता है, यानी यहाँ पर पड़ता है, ये एशिया में पड़ता है, पश्चिमी एशिया में। और यहाँ पर पड़ता है हमको यूएई। ठीक है, यूएई को जूम करके देखते हैं। यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। ये इसकी राजधानी है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जो सीमा है ओमान से और सऊदी अरब से मिलती हैं। और ये पर्शियन की खाड़ी, गुल्फ ऑफ पर्सिया में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर गुल्फ ऑफ ओमान पड़ता है, तो ये पश्चिमी एशिया में स्थित है। ठीक है, अब देखिए UNFCCC, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ तो अच्छे से याद रखिएगा, एक चीज़ को लिखते हुए चलिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन के ढांचे के भीतर आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। ये कोप होता है, ये वार्षिक होता है। ठीक है, जो COP 28 हुआ ये कहाँ पर हुआ? यूएई में हुआ, इतना आपको याद रखना है। आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि जोशीमठ वहाँ पर दरारें आ रही हैं, भूस्खलन हो रहा है। तो उसी की ये चित्र है। ये देख पा रहे होंगे कि वहाँ की सड़कें हैं, लोगों के घर बने हुए हैं, कुछ ऐसे दरारें आ रही हैं, यहाँ से पानी भी निकलने लगा है। तो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनके बारे में कभी काफ़ी लंबा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में करंट अफेयर्स नहीं पर भटक जाएगी। तो हम देखते हैं, जोशीमठ उत्तराखंड में पड़ता है। पहली बार ये पता होना चाहिए आपको कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। को भूस्खलन और अवतलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। देखिए उत्तराखंड में बहुत सारा निर्माण कार्य चलता रहता है, पहाड़ों पर चलता रहता है, प्रगति छेड़छाड़ चलती रहती है। जबकि उनको पता है कि ये सब आपके बहुत भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते रहते हैं। तो ये वहाँ की गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जब आपदा आती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसते हैं कि ऐसा नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं किया जा रहा है। जबकि विनिर्माण कार्य स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो ये बात ध्यान देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। अब देखते हैं, जोशीमठ उत्तराखंड को 8 जनवरी 2023 को भूस्खलन और अवतरण प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड में जोशीमठ इस समय भूस्खलन का सामना कर रहा है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग लोगों के घरों और सड़कों के बीच 561 इमारतों में दरारें देखी गई हैं। घरों के गिरने के डर से लोग कड़ाके की ठंड में रातों से बाहर काटते रहे हैं। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ऋषिकेश और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है कि ऋषिकेश और बद्रीनाथ के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH7 पर। देखिए यहाँ से आपका NH7 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यह शहर एक पर्यटक शहर है क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और हेमकुंड साहिब जाने वाले लोगों के लिए विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है। जोशीमठ रेत और पत्थर का निक्षेप है।
यह मुख्य चट्टान नहीं है, इसलिए यह बसने के लिए उपयुक्त नहीं था। जोशीमठ में जो है आपके यहाँ पर पथरीली चट्टानें नहीं हैं, यहाँ पर नदियाँ गिरती हैं तो अपनी रेत जमा करती हैं, उसी से ये बसा हुआ है और लोग यहाँ पर रहने लगे हैं, घर बना लिए हैं, तो अब उसी दरार का हिस्सा अब दिख रहा है। यहाँ विस्फोटकों, भारी यातायात आदि से होने वाले कंपन के कारण प्रकृति कारण असंतुलित हो गए हैं। उचित जल निकासी सुविधाओं का अभाव भी भूस्खलन का एक प्रमुख कारण है। ये सब समस्याएं हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा यानी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस हैं। हाँ, कुछ दिवस में आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे इन इंडिया, तो इम्पोर्टेंट है ये। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है 2023 में 29 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, और कुष्ठ रोग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इसकी डेट फिक्स नहीं है, यह है कि जनवरी के अंतिम रविवार को, ठीक है, जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और ये कभी भी पड़ सकता है, तो इस बार 29 जनवरी को पड़ा है। ठीक है, अ, इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसका इसका विषय क्या था। तो एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, ये इसका विषय था। विषय इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद कुष्ठ रोग है क्या? कुष्ठ रोग उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग जो अभी भी 120 से अधिक देशों में होता है और हर साल 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं। किस वायरस से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। ये वायरस से नहीं होता है, जीवाणु से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। संक्रामक रोग है। ये मुख्य रूप से त्वचा, नसों, ऊपरी श्वसन पथ, आंखों में म्यूकोमा को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है ये पता होना चाहिए आपको। इसका संक्रमण मरीजों के नज़दीक आने और बार बार संपर्क में आने से होता है। इसके लिए जो इलाज है मल्टी ड्रग्स थेरेपी होती है, ये इस इलाज का संभव बनाती है। इतना आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे रोग जो होते हैं, इतनी बीमारियां वर्तमान में फैल रही हैं, कम से कम आपको 10-20 रोगों के बारे में पता होना ही चाहिए और उनकी दवाएं भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं होगे तो आपको बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा, बार बार दिखाना पड़ेगा, बार बार चेकअप कराने पड़ेंगे और डॉक्टर तो आप आजकल जानते ही हैं, सब ठगने के लिए बैठे हैं। अंग दिया है मार्टे डे यानी विश्व शहीद शहीद दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। शहीद दिवस 2023 में 30 जनवरी को मनाया गया है। ये हर साल 30 जनवरी को ही मनाते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है ये। बस आपको इसमें इतना ही पता होना चाहिए कि शहीद दिवस कब मनाते हैं। बाकी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के बारे में बनाते हैं तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लीजिएगा। वैसे महात्मा गांधी तो ऊपर से लेकर नीचे तक इम्पोर्टेंट है ही, है ना। कब आए, कब कहाँ पैदा हुए, क्या माता का क्या नाम था, कहाँ गए, कब मीटिंग की, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त पता होनी चाहिए। तो ये जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिएगा, जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो वहाँ पर आपको मिलेगा ही, है ना। हम करंट के टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं वोटिंग डे की। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, वोट देना जैसा का अधिकार है हमारा। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया गया 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जो हमारा चुनाव आयोग है वो स्थापित हुआ था, इसलिए हम उस दिन क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस वर्ष के एनवीडी का विषय जो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर शेयर। ठीक है, ये विषय थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नथिंग नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, श्योर है। ठीक है, इसके बाद ये दिन 25 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए कि जो हमारा न्यायालय है यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने जानकारी दी है कि चुनाव आयोग जो मेन होता है उसकी जो नियुक्ति होगी उसमें आपका प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का जो विपक्ष पार्टी का दल का नेता होगा वो, और एससी का जो यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो शामिल होंगे, समझ लीजिए। ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, ये भी करंट का ही आपको पता होना चाहिए। चुनाव आयोग में प्रारंभ में एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 3 होते हैं, 2 इसके नीचे काम करते हैं। इनकी जो कार्यकाल होता है 6-65 होता है, 6 वर्ष 65, और छोटे जो होते हैं इनका होता है 6-62। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और चुनाव आयोग जो है ये 324 अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना है। और 326 में है 326 में है चुनाव चुनाव मतदाता सूची,
है ना, मतदाता सूची के अंतर्गत ही हमारे वोट देने का अधिकार आता है। 2011 से भारत में चुनाव आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और उसी 2011 से हम मनाते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना शुरू किया था हमने। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अभी बहुत फाइलें बची हुई हैं, बहुत चीज़ें कवर करनी है। तो जितना आपको होमवर्क दिया गया है वो आप करते जाइए। जितने नए नए टॉपिक आ रहे हैं निकल के, जैसे अब यहाँ पर निकल के आ गया चुनाव आयोग निकल के आ गया, तो चुनाव आयोग का आप पूरा कर डालिए, है ना। तो उससे जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब आगे आने वाली वीडियो पर कवर होते चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका, समझ लीजिए चुनाव आयोग है, मिला है होमवर्क में, इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर इससे हम कल क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।